सेशन में तकरीबन 250 बच्चे आ गए थे। तो उस वक्त हम एक जगह पे ज़रा कैपेसिटी ज़्यादा थी और इस वक्त हम अपने कमरों की जोड़ तोड़ में मसरूफ़ थे। तो हमारे पास यही कमरा अवेलेबल था। तो हमें डाउट था कि अगर लोग वाकई ही में आ गए तो क्या होगा। तो एहतियातन साथ वाले कमरे में एक बैकअप अरेंजमेंट किया हुआ था और इसके साथ कोई 3-4 डिवाइसेस कनेक्ट की, लेकिन उसके बाद ये बेचारा कमरे की डिवाइस से भी फ़ारिग हो गया। तो खैर ये जिस वक्त बंद हो जाए तो आपने सोचना है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम यहाँ पे ऑलरेडी हमने मोटे मोटे फैक्टर्स लिख लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा बातें शुरू करते हैं। पेपर दे के रिलैक्स, सिर्फ 1 या 2 घंटे की रिलैक्सेशन होती है बस। उसके बाद फ्यूचर के सोचें। इतना कभी परेशानी नहीं हुई जितनी इस वक्त होगी, और ज़िंदगी में इतना वेले आप कभी दोबारा नहीं होंगे जितना इस वक्त है। आगे फर्म में रहते हुए जब छुट्टियां मिलेंगी तो वो पेपर्स की छुट्टियां हुआ करेंगी, और जो पेपर्स की छुट्टियां होंगी जब, तो उसमें ऑब्वियसली टेंशन होती है, पढ़ाई करनी होती है, और तकरीबन ज़्यादातर लोग अपनी पेपर की छुट्टियों में ही सही से पढ़ाई कर पाते हैं। दूसरा ये कि आगे नौकरी शुरू कर देंगे, उसमें छुट्टियां होती ही नहीं, और अगर छुट्टियां होती हैं तो वो इस तरह की छुट्टियां नहीं होती, बचपने वाली छुट्टियां नहीं होती। उन छुट्टियों में आप घर के काम कराते रह जाते हैं। उन छुट्टियों में जो है वो ज़ाहिर है वो छुट्टियां लेते ही तब हैं जब आपका कोई इवेंट हो, कोई फैमिली में शादी हो या कुछ और इस तरह से। तो टेक्निकली आखिरी दफ़ा जो छुट्टियां आई हैं वो ये हैं। सारी फिल्में जो आपके बैकलॉग में थी, सारे वो खेल जो आपने खेलने थे, सारे वो कज़न्स जो आपसे नाराज़ हो गए कि जी ये तो मिलता ही नहीं, बात ही नहीं करता, सारे आपके दोस्त जो आप पे लानत भेज चुके हैं कि ये सीए में जा चुका है, इसने अब एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं करना। अब थोड़ा सा आप रिकनेक्ट कर सकते हैं उन सारे लोगों को, और आपके पास टाइम है। कब तक? रिज़ल्ट तक। रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद फर्म हायर कर लेती होंगी। आपने कभी अपने सीनियर से पूछा कि वो कब हायर हुए? कभी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया कि उनके साथ क्या गुजरी? उनमें से कुछ तो अभी तक हायर नहीं हुए, ठीक है, और अगला वाला बैच आ गया। और जो हायर हुए वो ऑन एवरेज 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के गैप में। तो ऐसा नहीं है, ये जो टाइम सबसे फास्ट गुजरता है ना, वो फ्रंट ऑफिस के कागज़ पे गुजरता है। जब आप फ्रंट ऑफिस में जाते हैं किसी कॉलेज के और कहते हैं मैंने सीए करना है, तो वो आपको 4-4.25 साल में सीए कंप्लीट करा देता है। तो उस कागज़ पे ना शिफ्ट ओवर ऐसे डिफाइंड होता है, ये आपने कैफ़ किया, ये आप फर्म में चले गए, और ये आगे ऐसे हो गए, और ये कहानी ऐसे ख़त्म। लेकिन कैफ़ कर लिया और फर्म के दरमियान एक अच्छा भला फासला है। एक चीज़ थोड़ा सा आपके लिए जाननी ज़रूरी है कि ये जो फर्म्स हैं, मोस्ट ऑफ द फर्म्स ये नहीं चाहेंगी कि आपकी साल बाद अटैम्प्ट हो। साल बाद अटैम्प्ट किसकी बनती है? जो मंथ है पेपर वाला उससे पीछे 12 महीने पीछे, जी, जो पेपर वाला मंथ है उससे 12 महीने पीछे जो वही वाला मंथ आ रहा है पेपर वाला, उसकी यकम से पहले अगर आप रजिस्टर हो जाएं। फार्मूला थोड़ा टेक्निकल है। आसान अल्फाज में, आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद आपने अपनी आंखों से 2 अटेम्प्ट्स गुजरती देखी हों। अगर आप 31 मई 2023 तक फर्म में रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर जून 2024 को आपकी अटेम्प्ट बनेगी, और ऐसा करेंगी 8-10 फर्म्स 800 में से, क्योंकि अक्सर फर्म्स अपना प्रोसेस थोड़ा सा डिले कर देंगे, फिर जो है वो कुछ और मसलों मसाइल होंगे, फिर इस तरह से करके, और कई फर्म्स आपको ज्वाइनिंग दे भी देंगी लेकिन शायद टाइम पे रजिस्टर ना करें। तो इसलिए थोड़ा सा अब आपने जहन रखना है कि आपकी जो ऑन एवरेज हायरिंग हो रही होगी वो जून के मिड जून के 3rd वीक के आसपास हो रही होगी। अच्छी बात यह है कि सरप्राइजिंगली आप उस सेशन में आप आखिरी पेपर दे के अपीयर हुए हैं जिसमें ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। फर्म्स के पास 3 मेन काम होते हैं, एक ऑडिट का, एक टैक्स का, और तीसरा जनरल कंसल्टेंसी होती है जिसमें ईआरपी भी आ जाता है, रिस्क एडवाइजरी और इस तरह की असाइनमेंट्स भी आती हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं होती और ना वो उनका मेन काम माना जाता और ना वो इतना रिसोर्सेज खाता है। तो टैक्स और ऑडिट के लिए सबसे ज़्यादा बंदे होने चाहिए होते हैं। और टैक्स का जो ईयर एंड आपको पता है सितंबर में रिटर्न्स वगैरह का काम होता है और एक्सटेंड होते होते दिसंबर तक चला जाता है। सेम गोज़ विद ऑडिट। अगर आपको याद हो तो 120 दिनों के अंदर अंदर एजीएम में ऑडिटर की रिपोर्ट पेश होगी, और ईयर एंड होता है 30 जून। तो तकरीबन यूँ समझें कि जून जुलाई मतलब जून का एंड
से हॉट सीज़न शुरू हो जाता है और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के मिड तक काफ़ी हैवी रहता है। तो फर्म को अपने पूरे साल में जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उसका 70 to 80% इस सीज़न में चाहिए होता है जो आ रहा है आगे। तो अच्छी बात यह है कि यू हैव अ गुड चांस कि आपकी हायरिंग हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपकी हायरिंग के साथ रजिस्ट्रेशन भी फौरी हो जाए। हायरिंग के बाद वो अक्सर फर्म्स आपको 2 महीने का टाइम गुजार के प्रोबेशन का, और कुछ फर्म्स बैक डेट से रजिस्टर करेंगे और कुछ फर्म्स आपसे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ही कह देंगी कि जी हमारे पास तो इस वक्त सीटें फुल हैं, 5 महीने बाद सीटें हमारे पास अवेलेबल होंगी। तो आप बताओ, आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो अजीब सी बात है, वो कहेंगे ठीक है फिर कहीं और चले जाओ। फिर आप 2-2 चक्कर मार के आएंगे तो आपको पता लगेगा कोई भी नहीं लिफ्ट आ रहा। फिर आप दोबारा उस फर्म के पास आएंगे, आप कहेंगे अच्छा चलें 5 महीने आपके सही, 5 महीने उन्होंने मुंह से बोले थे वो 7-8 महीने हो जाएंगे और रजिस्टर होते होते। तो इस वक्त ये नहीं सोचना कि मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूँ, ये वो टाइम नहीं है। मतलब जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है, जैसे ही आप लोगों का फॉर्म वगैरह का प्रोसेस शुरू होता है, अक्सर कॉलेजेस कहेंगे आ जाओ क्लासेस में एडमिशन ले लो, CA फाइनल की क्लासेस। आपने क्लासेस तब पढ़नी है जब आप फर्म में बैठे हों, उससे पहले क्लासेस नहीं सोचनी, क्योंकि उससे पहले ना आप सिर्फ क्लासेस में जा रहे होंगे और दिमाग में गोल गोल घूम रहा होगा कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या होना है, और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया बीच में तो फिर मेरा क्या फ्यूचर है, मैं किस तरह से सर्वाइव कर रहूँगा। तो इस तरह के मसलों मसाइल जो है ना वो जहन में आते रहेंगे। तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्क्रीन हमें बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रही, लेकिन जितना हमें साथ दे इस पे कुछ फैक्टर्स हैं जो टू बी कंसिडर, जिसको एक खूबसूरत राइटिंग में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप फ्री हो गए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले माइंड मेकअप करना है, फिर एक अच्छी सी प्यारी सी प्रोफेशनल CV बनानी है, एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें अपनी एक्टिविटीज़ ट्रैक करनी है। मैं एक एक करके इन सारे स्टेप्स पे बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह। फर्म की सिलेक्शन किस तरह से की जाए, कौन कौन सी फर्म किस तरह से, फर्म्स की रैंकिंग का क्या सिस्टम होता है, फर्म में रेटिंग्स क्या होती हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। बिग 4 वर्सेस अदर फर्म का जो क्योस है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि बिग 4 या बाकी फर्म्स, और इस पर इंटरनेट पर लोग मरने मारने वाले हो गए होते हैं। इंटरनेट पे जो दूसरा इशू जिस पे लोग एक दूसरे को मार सकते हैं वो ये बिग 4 वर्सेस अदर फर्म है। पहला इशू क्या है, PTI वर्सेस नून लीग। ठीक है, तो जो सेकंड इशू जिसके ऊपर कत्लो गारत हो सकती है वो ये बिग 4 वर्सेस अदर फर्म है। फिर एक अलग डिबेट फर्म वर्सेस इंडस्ट्री। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी फर्म्स को लेके चल रहे हैं और ऐसे में इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं कर रहे। मैं बीइंग अ टीचर स्टूडेंट्स के जब इंटरेस्ट को देखता हूं तो मुझे इंडस्ट्री इतनी बुरी ऑप्शन नहीं लगती। हम इनके ऊपर भी बात करेंगे कि फ़र्म क्या है, इंडस्ट्री क्या है, इन दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। फिर फर्म की आपसे एक एक्सपेक्टेशन है। ये एक बड़ा मज़े का सेगमेंट है, इसमें हमें गेस्ट स्पीकर को बुलाएंगे हमारे साथ, चूँकि टीम में भी मौजूद हैं। हुसैन चौधरी में मैनेजर के तौर पे उन्होंने सर्व किया है, मुल्क से बाहर भी सर्व किया, पाकिस्तान में भी। तो वो आपको बताएंगे कि जब उनके पास बच्चा जाता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक स्टूडेंट जो है उसमें क्या हो, वो प्रेजेंटेशन में किस तरह से हो, बोलने में कैसा हो, वो क्या जानता हो, कि क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें एक ये तकरीबन आधा घंटे का एक सेशन होगा। आज टाइम तो बहुत है ना आपके पास, मगरिब से पहले पहले ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह, असर की एक ब्रेक कर लेंगे बीच में। और देन हैंड्स ऑन कोर्सेज। हैंड्स ऑन कोर्सेज क्या हैं, आप में से किस किस के ऊपर एप्लीकेबल हैं, उसमें क्या सिस्टम है और हमारा इदारा उसमें आपको को सपोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। यानी शायद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इस सेशन में मैं कोई कमर्शियल बात कर रहा हूँ, वरना ये सेशन हमारा हमेशा जो है ना वो समाज सेवा और ये वो लोगों को भाई अब आप ये कोर्सेज कर लो, ये अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर लो। लेकिन इस वक्त सेल्फ डेवलपमेंट के नाम से हमारे पास एक ऑफिशियल चीज़ मौजूद है और जो कि आप सब लोगों की ऑफिशियल नीड भी है। अनलेस कि आपने उस वक्त जब IK आपने डराया था तो आपने इमरजेंसी में अगर उसको टूटा बज्जा सा अगर कुछ कर लिया तो वो एक अलग चक्कर है, लेकिन अगर नहीं किया तो हैंड्स ऑन कोर्स इस वक्त आपकी नीड है, और अच्छा वाला हैंड्स ऑन कोर्स ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब आपके पास टाइम है। एक एक करके इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मेकअप योर माइंड। क्या मतलब, अपने माइंड पे मेकअप लगा लें। मेकअप योर माइंड। लास्ट पेपर कैफ के दे दिए हैं, अब क्या करना है, अब इट्स टाइम टू चेंज। अब आप बड़े हो गए, बचपने वाली मस्तियाँ ख़त्म कर देनी है, कैरियर ओरिएंटेड हो जाना है, थोड़ा सा सोचना है ज़िंदगी किस तरफ चल रही है, थोड़ा सा ये सोचना है कि मैंने आगे क्या करना है, मेरे क्या प्लान्स हैं। आज बैठ के अब पहली दफ़ा अपने फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचना है। वो वाला सोच नहीं जो आप लॉ की किताब उठाते थे तो सोचें आती थी। अब जेन्युइनली आपने आखिरी पेपर दिए हैं, अल्लाह करे वो आपके आखिरी पेपर्स ही हों और इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाए।
तो उसमें जो है वो चीज़ें अभी मेरे ख्याल में रूम के अंदर वो सही है। ज़्यादा लोग हुए तो फिर ख़वातीन से फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा आगे आ जाएँ तो ज़रा पीछे जगह बन जाएगी। और पीछे बेंच भी ऐसे हैं जिसमें फंसा के 8 बच्चे भी आ जाते हैं, लेकिन 7 बच्चे खुले डुले आ जाते हैं। इस वक्त कितने, हाँ ये 7 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है सही है। तो फिलहाल हमने वो रातों रात थोड़ा सा कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके कुछ स्पेस निकालने की कोशिश की, और साथ वाले कमरे में, क्योंकि पीछे एक बड़ा कमरा तैयार हो रहा है, वो अभी उसके तैयारी में टाइम लगना है, और तब तक आप लोगों ने जो है वो अपने अपने मकसद पर रवाना हो जाना था। तो अब टाइम है चेंज का। अब आपने ये सोचना है कि अब आपने लाइफ को कैसे लेके चल रहे हैं, आपको फर्म कौन सी चाहिए, आप कौन सी फर्म के लिए एलिजिबल हैं। थोड़ा सा सीरियस होकर सोचना है। अब फेसबुक की जज्बाती तबीयत को हटाना है अपने अंदर से, और एक असल इंसान को बाहर लेके आना है जो कि संजीदा है, जो कि रियलिस्टिक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने पेपर अटेम्प्ट किए और आपकी किसी वजह से पेपर रह गए और आपने 10-11 अटेम्प्ट्स में कैफ क्लियर किया, और आप कहेंगे नहीं जी वो तो जो नंबर 1 फर्म है वो मैं उसके पास जाऊंगा तो वो तो फ़ौरन से मुझे बुला लेंगे, वो हार पहनाएंगे और कहेंगे जी आप ही की तो हमें ज़रूरत थी, आप ही का तो हम इंतज़ार कर रहे थे। तो थोड़ा सा रियलिटी चेक भी ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ जो हम नहीं कंट्रोल कर सके, अगर किसी वजह से अटेम्प्ट ज़्यादा लग गई कोई बात नहीं, ठीक है सही है। आपको पता है फर्म्स कितनी है? 800 प्लस। और एक सेशन में कैफ कितने क्वालिफाई होते हैं? 1000 के आसपास। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर हर फर्म औसतन एक बच्चा भी रखे, जो कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, बड़ी फर्म में 60, 70, 80 बच्चे एक गो में उठा लेती हैं, और ये तो पूरे पाकिस्तान के कैफ के बच्चे हैं। कराची की फर्म 150 भी उठा लेती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ नेवर अ गैप। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे फारिग बैठे हुए हों और फर्म्स में सीटें ख़त्म हो जाएं। तो फिर बच्चे फारिग क्यों बैठे होते हैं? क्योंकि उन्होंने 800 फर्म्स में नहीं जाना होता, उन्होंने 100 फर्म्स में भी नहीं जाना होता, उन्होंने टॉप 10, टॉप 4 उसमें जाना होता है। मैं हमेशा कहता हूँ बिग 4 की या बिग 10 की ख्वाहिश करनी चाहिए, लेकिन हवस नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि लोग इतना ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि वो कि जी हमने तो जाना ही सिर्फ बड़ी फर्म में है, और वो अपने 6 महीने ज़ाया कर देते हैं, होप्स के पीछे भागते रहते हैं, रेफरेंस के पीछे भागते रहते हैं, सिफारिशें लगवाते रहते हैं। उन्हें लगता है उनके पास मौजूद सिफारिश बहुत बड़ी है, हालांकि दुनिया उससे भी बहुत बड़ी है जो वो सोचते हैं। तो उन्होंने सिफारिश करवाई होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी MNA की, आगे से सिफारिश आ जाती है किसी ब्रिगेडियर की। आपने सिफारिश कराई होती है किसी ब्रिगेडियर की, आगे से सिफारिश आ जाती है वज़ीर आला की। तो यू नेवर नो, मतलब हर कोई इस वक्त अपने सारे रिसोर्सेज को कोशिश कर रहा होता है। एक चीज़ जो आप कर सकते थे, जो अब आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट वाज कि कम से कम अटेम्प्ट में निकाला जाए जिसमें मेरिट के ऊपर चीज़ें आए। सिफारिश की ज़रूरत उन्हें ज़्यादा पड़ रही होती है जिनकी कम अटेम्प्ट में नहीं हुआ होता। हो सकता है आपको कुछ ऐसे लोग नजर आए जिन्होंने बड़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में किया और वो आपको रोते हुए बता रहे होंगे मेरा तो टॉप 10 फर्म्स में भी नहीं हुआ। इसका मतलब है सिफारिश के बगैर इम्पॉसिबल है। हर सेशन हमारे दर्जनों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बगैर सिफारिश के सिलेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन अगेन हमें मज़ीद भी कुछ करना होता है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि एक इदारे में हमारे पास एक स्टूडेंट था, उसका एक सब्जेक्ट में मेरिट सर्टिफिकेट आया, आखिरी 3 पेपर्स में से एक में मेरिट सर्टिफिकेट आया। वो जब फर्म में गया तो उस दिन उसने सर पे नमाज वाली टोपी पहनी हुई थी, टखनों तक शलवार चढ़ाई हुई थी, और बाकायदा उसको देख के लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा मजहबी है। मजहबी होना बुरा नहीं है, लेकिन अगेन वहाँ पे आपको थोड़ा सा शायद फॉर्मल ड्रेसिंग करके जानी चाहिए थी। अब वो शलवार कमीज़ पहन के जब वो वहाँ पे गया और टखनों तक शलवार चढ़ी हुई है और सर पे नमाज की टोपी रखी हुई है, और गुफ्तगू के बीच में भी कहीं ना कहीं उसने अपने जज्बात का इजहार किया कि ये काफिर निज़ाम है और ये काफिर मुल्क है और इस तरह से करके, तो ऑब्वियसली उनको बुरा लगता है। क्योंकि समटाइम्स वो चाहते ही हैं कि उनके पास वो बंदा है जो रेडी है, एलिजिबल है, चाहता है काम करना और सही से काम करे, और उसको इस तरह की बातें, इस तरह की परेशानियां ना हो। तो वो नॉर्मली फनेटिक लोगों से दूर भागते हैं। आपको पता है कि मज़हब के नाम पे आधे लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मज़हब में भी फिर एक डोमेन नहीं है ना, मज़हब में भी एक स्कूल ऑफ थाट ये है, एक स्कूल ऑफ थाट ये है। तो आपस में तो होता ये है कि सम टाइम आप बहुत लाइक बच्चे हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पास हुए, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, आप टेस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, तो सिर्फ पेपर टाइम पे पास करना इज़ नॉट द रिक्विजिट। और कई दफ़ा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पेपर 3 नहीं 4 5 अटेम्प्ट में पास किए होते हैं, बट इंटरव्यू के टाइम पे अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो अपने आप को बहुत अच्छा सेल कर जाते हैं। तो सिर्फ ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर टाइम पे पास हो, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिनमें से एक फैक्टर जो अब आपके कंट्रोल में नहीं है वो है मुख्तलिफ पेपर्स टाइम पे पास करना। वो चीज़ गुजर गई। जो आपके कंट्रोल में वो आपकी प्रेजेंटेशन, जो आपके कंट्रोल में वो है आपकी CV।
आपकी सीवी जो पहली दफ़ा उनके सामने जाए, अगर वही अजीब सी हो तो उसके बाद शायद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए ही ना। इंसान कहीं बाद में जाता है, उसकी सीवी पहले जाती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमने जहन में रखनी है। तो एक तो ये माइंडसेट बनाना है कि अगर मेरा इरादा है फर्म में जाने का तो मैं फर्म में चला जाऊँगा। अगर आप चाहते हैं फर्म में जाना और आप फारिग नहीं रहना चाहते, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फर्म्स जो चाह रही होती हैं कि उनके पास बंदे आएँ। आईकैप की वेबसाइट पे एक पोर्शन बना हुआ है, वहाँ एक एक्सेल की शीट लगी हुई होती है जिसमें फर्म्स के नाम लिखे होते हैं और आगे लिखा होता है उनको कितनी पोजीशंस चाहिए और राब्ते के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए होते हैं। यानी कि उनके पास इतनी सीटें वेकेंट होती हैं और बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। तो सप्लाई का कभी भी मसला नहीं है। ये जो फेसबुक पे जंगें चलती हैं ना कि नहीं जी लोग क्या फ़ायदा, आप अगर वो कर भी गए कैफ तो आ गए तो फर्म नहीं मिलनी, फलाना फलाना। फर्म और बहुत अच्छी फर्म और इस तरह की उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। और उसमें भी आज हम न्यूमेरिकली देखेंगे कि बिग 4 और अदर फर्म्स में वाकई कितना फ़र्क है। क्या वो फ़र्क इतना बड़ा है कि हम उसके लिए अपनी ज़िंदगी पूरी अजीरन कर दें। अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी फर्म से आर्टिकल्स करने के बाद बिग 4 में कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए। तो आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो इस वक्त जो चीज़ आपने करनी है दैट इज़ आपको एक चेंज की ज़रूरत है, अप्रोच की चेंज की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी लेके आने की ज़रूरत है और फेसबुक की ओपिनियन से निकल आए। इंतहाई फेक अकाउंट्स चल रहे होते हैं वहाँ पे, इंतहाई फेक ओपिनियंस बन रहे होते हैं वहाँ पे। ज़्यादातर चैनल्स ग्रुप्स इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि ऐसा कंटेंट हो जिसमें थोड़ा सा सनसनीखेज़ी हो। ठीक है, अच्छी बात वहाँ नहीं, मतलब वहाँ कोई ये नहीं कहेगा इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे कैफ क्लियर किए थे उन सबको फर्म्स मिल गई। ये तो खबर ही नहीं है। खबर ये है कि एक बच्चा खुदकुशी के दहाने पे पहुंच गया क्योंकि उसको कोई फर्म ना मिली, क्या फ़ायदा, उसकी माँ बैठी रोती रह गई और जो है उसने वो सारे आएंगे कि वो यार यहाँ क्या हो रहा है जनाब, दुखी दुखी सिंबल बनाएंगे और वो 1000 रिएक्शंस आ जाएंगे पोस्ट पे। तो फेसबुक अनफॉर्चुनेटली ना सब लोग आपके अपना कचरा वहाँ पे फेंकते हैं। आप कहेंगे सर आप भी तो वहाँ पे पोस्ट डालते हैं। ठीक है, क्योंकि समझ आ गया ना कि लोग उसी जगह पे जाके चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो उनको सही गलत सारी चीज़ें वहाँ पे चाहिए। तो फेसबुक से ओपिनियन बनाना छोड़ दें, वरना क्या होगा, आप हमेशा मायूस रहेंगे। आप बहुत अच्छी फर्म में जाने के बाद भी फेसबुक पे जाएंगे और अचानक से उस फर्म के बारे में कोई बुरा सा रिव्यू सुन लेंगे और उसके बाद सारी ज़िंदगी आपके साथ, चाहे वो बुरा ही ना हो उस फर्म में, सारी ज़िंदगी ये सोचते रहेंगे कि मैंने अच्छी फर्म से आर्टिकल्स नहीं किए। तो ये जो टाइम टू चेंज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अब चेंज करना है, अपनी परसेप्शन को चेंज करना है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, अपनी सोच को, अपनी अप्रोच को चेंज करना है। अब आप बच्चे नहीं रहे और अगेन होता ये है कि हमारे पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो दूसरे शहरों से आते हैं। दूसरे शहरों से आते हैं तो यहाँ हॉस्टलाइड लाइफ में होते हैं। हॉस्टलाइड लाइफ बहुत चिल सी लाइफ होती है। एक ही शलवार कमीज़ 5 दिन भी पहन लिया तो ऐसा क्या, उसके बाद उसे टांग दिया, 2 दिन बाद उसे दोबारा उठा के पहन लिया तो वो दोबारा से रिफ़्रेश हो जाता है। मतलब अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो एक रिलैक्स लाइफ थी। उसमें आप कॉलेजेस में आते थे, अच्छा कॉलेजेस में भी क्या है 150, 200 बच्चे सामने बैठे हुए हैं, उसमें से किसी एक इंडिविजुअल बच्चे को देखना या उसने क्या पहना हुआ है या वो किस तरह का एटीट्यूड है वो शायद इतना कंसर्न नहीं होता। और दूसरा, टीचर्स का क्या काम होता है वहाँ, बस बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों ने पेपर पास करना है। वहाँ टीचर की जो मेन जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि आपको कंटेंट अच्छी तरह से बता दे। प्रॉब्लम क्या है, जो दरमियान वाला फेज़ है ना, इसमें आप टोटल गाइडेंस लेस हो जाते हैं। कैफ में जिन टीचर्स के पास आप जाते थे उनसे मशवरा लेते थे, सर मुझे ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, चाहे वो उनका सब्जेक्ट नहीं भी होता था, वो आपको एक ओवरऑल गाइडेंस दे देते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि आप किसी टीचर के पास जाके कहते हैं सर आगे फर्म का क्या करना है, वो कहते हैं भाई वो तो पता नहीं क्या होता है, वो जाओ खुद ही देखो। चूँकि आप कैफ से निकल चुके हैं, आप उनके वो नहीं रहे, ऑडियंस नहीं रहे, और फाइनल से कितना कोई फ़ायदा होता ही नहीं कॉलेज को। तो इतना कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता कि उन बच्चों पे काम किया जाए जो कि सिर्फ जो कैफ से निकल चुके हैं, जिन्होंने अब दोबारा कॉलेज के चुंगल में नहीं आना। तो ऐसे में जो है ना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि गाइडेंस नहीं होती। तो पिछले काफ़ी ईयर से इसी चीज़ को जहन में रखते हुए मैं बता रहा हूँ कि आज मैं पहली दफ़ा इसमें कोई कमर्शियल बात भी करूँगा। अदरवाइज़ ये सेशन का मकसद ये होता है कि वो लोग जो कि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा घबराए फिर रहे हैं, कम से कम उनको एक डायरेक्शन मिल जाए। तो होता ये है कि हम फिर आपके 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप मौजूद होते हैं। फिर क्या होता है, कम्युनिटी बन जाते हैं, उसमें एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जी फलाना जगह पे हायरिंग शुरू हो गई है, फलाना ये काम इस तरह से हो गया, फलाना इस तरह से काम हो गया है। तो बस प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आपको गाइडेंस ज़्यादा नहीं मिलती, और जो मिलती है फेसबुक वाली वो बहुत ही टूटी बजी गाइडेंस होती है।
तो बजाय इसके कि दुनिया आपको गुमराह करे, आपस में एक टीम बन जाना है और एक दूसरे की मदद करनी है। हम हर दफ़ा क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट्स को जोड़ के उनका ग्रुप बनाते हैं, फिर वो सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं, उनकी अपनी हायरिंग भी हो जाती है, तो दूसरों को बताते हैं कि जी हमारी फर्म वालों ने अब 10 नई पोजीशंस के लिए दोबारा से हायरिंग का कहा है, अब फलाना इस तरह से है। अच्छा, अक्सर लोग जो फर्म में ऑलरेडी बैठे होते हैं, इन ग्रुप्स में क्या होता है, पिछली सेशन के स्टूडेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं फर्म में बैठे होते हैं, वो नए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी फलाना फर्म के अच्छे क्लाइंट्स कौन से हैं, या आप कहते हैं जी फलाना फर्म का जो वो टेस्ट का प्रोसेस है वो कैसा है, तो कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद होता है जो आपको गाइड कर देता है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक बेसिक गाइडेंस देके एक कम्युनिटी का हिस्सा बना दिया जाए और उस कम्युनिटी में आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो। तो बस अब कोशिश ये करनी है कि थोड़ा सा रेलिवेंट रिलायबल इन्फॉर्मेशन पर काम करना है, फेक इन्फॉर्मेशन पर काम नहीं करना है। आप समझदार आदमी हैं, अगर किसी ने कहा है कि फलाना फर्म में हायरिंग ओपन हो गई हो, ये उसका नंबर है, तो क्या दिक्कत है इसमें कि कॉल करके कंफर्म कर लें? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अक्सर खबरें भी गलत होती हैं सिर्फ सनसनीखेजी के लिए। तो इट्स टाइम टू चेंज, अब थोड़ा सा मैच्योर हो जाना है।